जब हम देखते हैं कि हमारे समाज के बीच में आजकल के इस सिनेरियो में किस प्रकार के क्राइम्स हो रहे हैं, स्पेशली हमारा मोटिव ये है आप सबको बताने का कि आपके बीच में ही और आप सबके आसपास ऐसे क्राइम्स होते हैं जो आप नहीं जानते हैं। तो स्पेशली क्राइम तो बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे भी क्राइम होते हैं जो जन्मजात होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अभी आप सबके उम्र बढ़ते हुए के बीच में होता है, और कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जो हैबिचुअल क्राइम होते हैं, जो आदत से मजबूर होते हैं। वो चाहते हैं हम सुधरना चाहते हैं लेकिन वो कर बैठते हैं वो काम। क्रिमिनोलॉजी में एक टर्म यूज होता है कि जन्मजात अपराधी कौन होता है। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा, स्पेशली बायोलॉजी डिपार्टमेंट में जीन के बारे में पढ़ा होगा, आनुवंशिकी जिसको हम कहते हैं, है ना। उसमें क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। मैं सही हूँ? तो ऐसे ही जो हम अपने शरीर का जिस भाग का इस्तेमाल हम करते हैं, चाहे हम दिमाग यूज करते हो, चाहे हाथ पैर यूज करते हो, अपने दिमाग का जिस पार्ट में हम यूज करेंगे, जिस कार्य के लिए हम यूज करेंगे, हमारा दिमाग हैबिचुअल होता जाता है और वही हमारे ब्लड में सेल्स के रूप में खुल जाती है वो आदतें। और इन फ्यूचर वो भविष्य में आपकी एक जनरेशन के रूप में जब कोई नया संसार बसता है तो उसमें वो आदतें बन जाती हैं। चाहे आप क्राइम कर रहे हो, कुछ लोग होते हैं आप देखे होंगे कि जो काटने का काम करते हैं, इवन इन द सेंस की जो खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो जन्मजात अपराधी होते हैं। लेकिन इस बीच में आप सबके बीच में एक क्राइम हो रहा है जिसे हम कहते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इन द सेंस की अ क्राइम दैट बेस्ड ऑन द इंटरनेट। जो इंटरनेट से होने वाले अपराध हैं उसे हम कहते हैं साइबर क्राइम। आप सबके हाथ में फोन है, आपके हाथ में नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में है। अगर आपके हाथ में फोन है और उसमें इंटरनेट है तो दुनिया की सबसे खतरनाक वस्तु आपके हाथ में है। आप इसे चाहे तो आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि इंटरनेट से हम दुनिया की सारी पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली यू कैन डू दैट। लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी है कि आप दुनिया की सारी टेररिज्म की फैक्ट्री भी वही है। इंटरनेट से आजकल देख रहे हैं बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, इवन टेररिज्म में हो रहा है। मैं आपको बता दूं, हमारे पास कुछ डेटा है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि पर डे 2381 पीपल डेली अटैक हो रहे हैं साइबर क्राइम से। ये 2023 का डेटा है, 24 का भी रिलीज नहीं हुआ है डेटा। आप समझिए कि अभी तक 1996 में हमारे भारत में इंटरनेट आया था, सबसे पहले 1996 में, है ना। उस वहां से लेकर आज 2024 आज 5G के 5th जनरेशन में हम है इंटरनेट के। और कितना एडवांस है, हम सब वॉइस कंट्रोल चाहते हैं। एसी भी वॉइस कंट्रोल आ रही है, कूलर भी वॉइस कंट्रोल आ रहा है, सब कुछ वॉइस कंट्रोल। इट मींस वायरलेस चीजें। ये माइक वायर है लेकिन अब वायरलेस भी आते हैं, है ना। तो आप समझिए आप कि किस तरह के क्राइम्स आपके बीच में होंगे। जैसे एक क्राइम है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है, अगर आपने बचपन में है तो जाहिर सी बात है ये काम किए होंगे, इवन मैं खुद भी किया हूँ। फिशिंग करना, तालाब में मछली पकड़ना, लाइक दैट की कटिया फेंकना, उसमें से अर्थवॉर्म लगाते हैं ना, वो केचुआ जिसको हम कहते हैं कटिया में, और वो मछली देखती है, केचुआ सबसे समझती है वाह कितना बढ़िया भोजन है ये, और वो तुरंत जाती लपकती है उसको मुंह में कि इसमें मछली आ गई है, मुंह में भर ली है, उसको बस खींचना है। वो खींचता है और उसके मुंह में गलफड़े को फाड़ते हुए वो पीछे वापस लैंड पे आ जाती है मछली। तो फिशिंग एक प्रकार का हमारे लिए इस्तेमाल होता है इंटरनेट में। वो कैसे, हमें एक अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए जाते हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है, आपके व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस आना शुरू होंगे, या फिर आपका आजकल एक बात और बता दूं, एआई बेस्ड सारे सिस्टम हो गए। एआई बेस्ड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आप स्क्रॉल करेंगे, जो आप देखेंगे, जो सबसे ज्यादा आप वॉच करते हैं वही चीजें आपको सामने नजर आती हैं। अगर आपने चुनाव से संबंधित कोई भी नई चीज देखा है, उसको लगातार स्क्रॉल करके आप देखते चले जा रहे हैं, उसमें वो सेम डिट्टो वही आपको चीजें रिलेटेड चीजें आती हैं।
तो ऐसे ही चुनाव के समय में अभी रिसेंटली मैं बता दूं आपको, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक यूनिट पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है, जिसमें ये कहा जा रहा था विकसित भारत, ऐसा कुछ मैसेजेस व्हाट्सएप पे स्क्रॉल हो रहे थे जो इवन फॉरेन में बैठे हुए इंडियंस है उनके पास भी ये मैसेज जा रहे थे। कैसे जा रहे थे उनके पास, कैसे जा रहे थे? क्या उन्होंने अपना नंबर दे दिया कि हमारा नंबर पे आप दे दीजिए मैसेज? नहीं, कभी नहीं, उन्होंने कोई शेयर नहीं करता है। मैं हमारे पास आया लेकिन मैं कभी शेयर नहीं किया। इसका मतलब क्या, हमारे डेटा को चोरी किया गया है, बिना हमारी जानकारी के हमारे डेटा को बेचा गया है। दिस इज अ क्राइम, हीनियस टाइप ऑफ क्राइम। बिना हमारी परमिशन के आप हमारे डिटेल भी नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब उसमें देखा गया, सुप्रीम कोर्ट के पास ये निर्णय आया, तो उन्होंने देखा कि बिना किसी की परमिशन के आप ये मैसेज कैसे डिलीवर हो रहा है। फैक्ट चेक यूनिट होती है हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक यूनिट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहीं से सारी फिल्टर होकर सारी न्यूज पूरे भारत में फैलती है। उस पर बैन लग गया, जरूरी था क्योंकि लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, है ना। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक भी हैं आप, तो आपकी जिम्मेदारी ही सबसे बड़ी है। ऐसा नहीं कि हम छोटे हैं तो हमारी जिम्मेदारी छोटी है, बड़े हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट टू इक्वालिटी आप सबने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स में, मैं भी इसके बारे में बता दूंगा। तो बच्चों, हम सिर्फ ये चाहते हैं और हम आपको इस मकसद से अवेयर करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि आप ऐसे मामलों में, ऐसे झांसों में आपको आने की आवश्यकता नहीं है कि जहां से आपको व्हाट्सएप पे ऐसे लालची चीजें दी जाती है कि आप देखे होंगे 2 GB डेटा, महीने भर का रिचार्ज मुफ्त मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, इसको लिंक डाउनलोड करिए। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं ना, आपके मोबाइल का सारा एक्सेस उस सामने वाले पायरेटेड ऐप जो भी इस्तेमाल करता है उसके पास चली जाती है। इंडिया में एक ऐसा शहर है जामताड़ा, महाराष्ट्र में है, वो इंडिया का हब माना जाता है साइबर क्राइम को लेकर। वहां का हर एक नागरिक क्रिमिनल है। आप YouTube पे कभी सर्च कर लीजिएगा, उसपे बहुत सारी सीरीज बनी हुई है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। कैसे बच्चे वहां के क्राइम करते थे, इस मामले में उनसे क्राइम करवाया जाता था। जामताड़ा का केस था, एक आदमी था, वो पहले 200 रुपया कमाता था और मात्र 3 साल बाद वो करोड़ों रुपए की गाड़ी में चलने लगा। जस्ट इमेजिन दैट कि वो क्या करता होगा। वो बाद में जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो उसने बताया कि मुझसे ये काम कराया जाता था। जो मेन हैंडलर होते वो तो कहीं और होते, एक कमरे में बैठकर वो सारा काम डील करते थे। वो बताता था कि मुझे 50% मिलते थे सिर्फ एटीएम कार्ड चुराने के लिए। एटीएम कार्ड चुराने का उसका काम था और वो जाके मेन हैंडलर को देता था। देने के बाद उस एटीएम से सारी जानकारी निकालती थी। अब कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपकी नजर में कभी नहीं आते हैं, प्ले स्टोर पर भी शायद ना मिले आपको। वो ऐसे एपीके फाइल के रूप में आजकल आने लगा है, जो ऐसे फाइल्स होते हैं जहां पे ज्यादा आप लोग के लिए सेफ नहीं होता है। तो वहां से वो ऐप्स डाउनलोड करते हैं और आपके फोन में अपने आप इंस्टॉल हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, और आपकी स्क्रीन को भी वो लोग हैक कर लेते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं। जैसे मैं अपना फोन अभी अपने जेब में रख लूं और उसको हमारे जेब में अगर हमारा फोन हैक रहेगा तो वो क्या करेगा, हमारे फोन के कैमरे को जब चाहे तब ऑन कर दे, जब चाहे तब ऑफ कर देगा। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, इसलिए आपको इन सब चीजों से बचना है। स्पैमिंग की बात करें तो एक बल्क ऑफ ईमेल्स दैट कैन सेंड यू ऑन योर ईमेल्स। एक ऐसा ईमेल होता है जो आपको कहते हैं क्लॉथिंग खरीदिए, कपड़े। आजकल आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो शॉपिंग मॉल में स्पेशली चीज होता है कि आपसे फोन नंबर लिया जाता है, कहते हैं ऑफर भेजा जाएगा आपके फोन पर, और आता है, ऑफर भी आता है, और वही फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले आपके डेटा को बेचते हैं दूसरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले को, और आपका डेटा जहां से आपने खरीदा है उसका मोबाइल नंबर दूसरी कंपनियों के पास चला जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके डेटा को बेचा जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, और आपको देखने में के बाद लगता है कि मेरा फोन नंबर इनके पास कैसे गया, और आप फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जानकारी नहीं है हमें जाना कहां है। आईटी एक्ट सन 2000 में आया है। इस एक्ट की मैं आलोचना हमेशा करता रहूंगा। सन 2000 के कानून आज 2024 में एप्लीकेबल नहीं है।
सन 2000 में इंटरनेट इतना फैला नहीं था भारत में, और आज इंटरनेट हर एक बच्चे के हाथ में है। वहां पे 2 साल, 1.5 साल, 3 साल की पनिशमेंट, मैक्सिमम 7 साल की पनिशमेंट है, उसके बाद है ही नहीं। ऐसे क्राइम जो किसी को घर बैठे कंगाल कर सकता है, ऐसे क्राइम के लिए मात्र 3 साल की सजा है प्लस फाइन है 3 लाख रुपए। फिशिंग, स्पैमिंग और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हो रही है इंटरनेट पे जो आपको जानकारी नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको और बता दूं, एक होता है डार्क वेब, गूगल से हटके है कि सर्च इंजन है जहां पे आप लोग नहीं जा सकते, इवन जा भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। कोशिश करने पे जा सकते हैं, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। अटेम्प्ट करेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, आधार कार्ड को जानते हैं ना, आधार कार्ड में क्या लिया, फिंगरप्रिंट लिया जाता है और आपके आंखों का आइरिस का स्कैन किया जाता है, जिसमें आंखों की आइरिस तो आप बदल नहीं सकते इन फ्यूचर, कभी भी नहीं बदल रही है। फिंगरप्रिंट भी आप कभी चेंज कर सकते हैं, अपना नाम बदल सकते हैं, सरनेम बदल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं, एड्रेस बदल सकते हैं। क्या अपनी आंखें बदल देंगे? फिंगरप्रिंट कभी बदल पाएंगे? अंगूठा काटना लो तब शायद बच जाए, कोई काटने की जरूरत करेगा नहीं। तो आधार कार्ड का 80 करोड़ डेटा, 80 करोड़ इंडियंस लोगों का डेटा डार्क वेब पता भी नहीं था, और ये एक रशियन एजेंसी ने इसका जो है खुलासा किया था, तब जाके हमें पता चला था। और वो मात्र $70,000 में, इतना सस्ता हम लोग का डेटा, मतलब इन द सेंस कि अगर वो तो चुरा लिया, वो अपने जितने डेटा, लाखों मिलियन डॉलर का इन्वेस्टर क्राइम का पैसे का बिजनेस है ये। माना जाता है कि अब तक 2001 से 2021 तक पूरी दुनिया को $6 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है सिर्फ साइबर क्राइम से। $6 ट्रिलियन का मतलब इंडिया की इकोनॉमी कितनी है? $3.75 ट्रिलियन के अप्रोक्सीमेटली। अब जस्ट इमेजिन दैट कि इंडिया की प्राइस दोगुना, जितना इंडिया का जीडीपी है इससे दोगुना का तो नुकसान हो गया पिछले 20 सालों में, और ये 2027 तक सब $26 बिलियन होने वाला है, सॉरी $26 ट्रिलियन होने वाला है ये। मतलब कितना नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा। 155260 एक ये हेल्पलाइन नंबर है जहां पे आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। 155260 हेल्पलाइन नंबर है जो कि आपके साथ कहीं भी किसी प्रकार का पैसा कट जाता है, एटीएम से पैसा कटता है, मोबाइल फोन से आप ऑनलाइन पेमेंट करते समय एक्स्ट्रा पैसे कट जाते हैं, या फिर किसी प्रकार का फ्रॉड हो जाता है, तो आप इस नंबर पर हेल्पलाइन ले सकते हैं। और अपने साइबर सेल को शायद आप जानते नहीं होंगे, इलाहाबाद में एक थाना है मात्र साइबर सेल का पूरे इलाहाबाद में, वाराणसी का मुझे पता नहीं है, शायद आप इसकी पुलिस स्टेशन में शिकायत करेंगे तो वो लोग रजिस्टर कर लेंगे इसके एफआईआर। लेकिन साइबर थाना भी भारत में मात्र 15, यूपी में मात्र 15 साइबर थाना है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75 के अप्रॉक्स में, और थाना कितने हैं? 15। तो अभी भी साइबर क्राइम को लेकर हमारी सरकार भी अवेयर नहीं है, ना तो हम अवेयर हैं, इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है एज एन एडवोकेट कोई हमारा दायित्व है। एडवोकेट एक सामाजिक पेशा है, कोई पैसे कमाने वाला पेशा नहीं है। ये एक चीज मैं क्लियर कर दूं, सामाजिक सेवा है, ये बिजनेस नहीं है। वकीलों जितना पैसा कमाते हैं वकील, उस पर कभी टैक्स भी नहीं लगता, क्योंकि समाज सेवा करके वो जो भी थोड़ी बहुत फीस मिलती है उस पर कभी टैक्स नहीं लगता। इस वजह से ये एक सेवा का काम है, इसे वो मैं वही मैं कर रहा हूँ, अपना धर्म निभा रहा हूँ। तो दूसरी बात है साइबर बुलिंग का मतलब है कि आपको ऑनलाइन पीछा करना। जैसे व्हाट्सएप पे कोई आदमी मैसेज करता है कि अरे तुम कहाँ हो, कैसे हो, आप बात नहीं करना चाहते, फिर भी वो कहता है कहाँ हो, अरे तुम इधर आओ तो हम तुमको जानते हैं, तुम्हारा ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तुम्हारा सब कुछ हम बर्बाद कर देंगे, समथिंग दिस टाइप ऑफ एनी थ्रेटनिंग। इस तरह की कोई भी धमकी आता है कि कोई भी पीछा करता है, तो इस प्रकार से हम साइबर बुलिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको शिकायत करने पर 2 साल की जेल भी है उस व्यक्ति की, और साथ ही साथ फाइन भी है। तो हमारा अगला टॉपिक है, हमने साइबर क्राइम के बारे में इतनी जानकारियां दी है। एक बात ध्यान रखना, कभी भी अपनी ओटीपी को बताना नहीं है किसी को। अपने फोन को हमेशा एंटीवायरस स्कैन होता है ना, उसको स्कैन करते रहना है, और साथ ही साथ हमेशा अपने पासवर्ड को चेंज करते रहना है समय समय पर। और अपने एटीएम के पिन को किसी के सामने क्लिक नहीं करना है, फोन पे किसी एटीएम के सामने। बहुत वहां हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है कि अरे एटीएम खड़ा पीछे आ रहा है, वो क्या कर लेगा, हम तो ऐसे कर लेते हैं। नहीं, गेट के बाहर करो उसको। कोई अगर एटीएम रूम में खड़ा या पैसे निकाल रहे, गेट के बाहर करो उसको, सिक्योरिटी गार्ड को छोड़कर।
ठीक है। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए आपको ये काम करने होंगे। कोई फर्जी मैसेज आता है उस पर क्लिक नहीं करना, ईमेल पे मैसेज आता है उसको क्लिक नहीं करना, जो आप जानते हैं सिर्फ उसी पे क्लिक करना है, और किसी फालतू के मैसेज पे आपको क्लिक नहीं करना है। तो आप क्लिक करते ही आपका सारा डेटा हैक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इवन आपके फोन पे ओटीपी भी नहीं आएगा, और आपका पैसे एटीएम से पैसे भी निकल जाएंगे बैंक से, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे भारत देश में कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है। हम भले तो हो रहे, लेकिन क्या हमें हमारे पता है हमारे देश ने हमको क्या अधिकार दिए हैं। जैसे अगर फंडामेंटल राइट में कुछ स्पेशली राइट्स की बात करेंगे, राइट टू इक्वालिटी जो भाग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में दिया गया है, आर्टिकल 14 से 18 तक है, जो ये बताता है आपके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा समानता को लेकर, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे पैसे के आधार पर हो, कभी भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो आप भी कर सकते हैं, उतना हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, नौकरी में हो या किसी और अदर संस्था में प्राइवेट जॉब को लेकर हो, कुछ भी हो। अवसर की समानता की बात करते हैं तो कहीं भी आपको लगता है कि मुझे, अच्छा आपने देखा होगा रिजर्वेशन की बात, यही आपको राइट टू इक्वालिटी यहाँ भी आपको दिख जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज में नहीं ऊपर उठ पाते, तो उनको अलग से एक क्राइटेरिया दिया जाता है कि आप जब तक ऊपर उठ नहीं जाते तब तक को आपको इसका प्रॉफिट मिलता रहेगा। हालांकि अब वो एक अलग मुद्दा हो गया है, दूसरी बात है। लेकिन अगर आप दूसरी बात करें आर्टिकल 90 to 22 तक, तो उसमें है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। राइट टू फ्रीडम विद एक्सप्रेशन, आप कहीं कुछ भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दिया तब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दिया तब मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल दूं। कुछ भी का मतलब यह है कि लिमिटेशन है, लिमिटेशन भी है, फंडामेंटल राइट है लेकिन विथ लिमिटेशन। आपको सीमाओं के अंदर रह के कोई काम करना है, बाहर जाएंगे तो आपके ऊपर भी कानूनी शिकंजा लग जाएगा। समझ रहे बेटा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आर्टिकल 21 की, जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। ये एक ऐसा राइट है आपका जो इमरजेंसी कभी भारत में इंपोज हुआ दोबारा, तो कभी भी इस राइट्स का वायलेशन नहीं किया जा सकता। जब एक समय था जब इमरजेंसी भारत में लगी थी, उसमें सारे फंडामेंटल राइट न्यूट्रल हो गए थे, सब खत्म हो गए थे। जब इमरजेंसी किसी भी देश में लगती है, तो इमरजेंसी लगती है प्रकार की इमरजेंसी होती है, आप देख लीजिएगा, फाइनेंशियल कभी युद्ध होता है तब, और एक ये पॉलिटिकल इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं, भारत देश के अंदर कभी कोई डिसबैलेंस होता है तब, आंतरिक शक्तियों को लेकर इस तरह की चीजें हैं। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन बताता है, जो 96वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया, और उसमें बताया गया कि 6 से 14 साल के हर एक बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है, उसे कोई नहीं रोक सकता, और वो भी निःशुल्क, बिना किसी पैसे के वो शिक्षा पा सकता है, बिना किसी पैसे के। सरकार इसका प्रॉपर प्रबंध करेगी। आप देखोगे गांव में सरकारी स्कूल होते हैं, इसीलिए होते हैं, वो कोई पैसा चार्ज नहीं करते। और एक चीज आती है बेटा, आपके मन में कभी कभी डर रहता होगा, पुलिस को देखते ही किसके मन में डर आता है? Have any boys? Girls? किसी के मन में डर आता है पुलिस को देखकर, अरे हट जाओ यहाँ से, जा रहे हैं भाई साहब, ऐसा कुछ होता है? नहीं डरते? वेरी गुड। सशक्त नारियां, सशक्त बच्चे, वेरी गुड। वुमेन्स एम्पावरमेंट का असर दिख रहा है, अच्छी बात है। तो जब कभी भी फंडामेंटल राइट में इस चीज का बकायदा बताया गया है कि जब कोई पुलिस अधिकारी या कोई भी हो, किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी पुरुष को, किसी आदमी को, किसी वृद्ध को गिरफ्तार नहीं कर सकती। कैसे? ऐसे घर से डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती है। वे भारत का संविधान प्रोटेक्ट करता है। गिरफ्तार करने के भी कुछ लॉ है, जो सीआरपीसी में आर्टिकल 41 से लेकर आपको सेक्शन 41 में आपको डिफाइन किया गया है कि गिरफ्तार करते समय पुलिस एक अरेस्ट मेमो बनाएगा, और वो जिसको अरेस्ट कर रहा है बगल वाले पर्सन को बताएगा कि मैं किस लिए, पुलिस की जिम्मेदारी है कि मैं एक अरेस्ट मेमो बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा गिरफ्तार करने का कारण क्या है। गिरफ्तारी सिर्फ 7 साल के ऊपर वाले ऑफेंस में ही गिरफ्तारी तुरंत है, अदरवाइज नहीं है। 7 साल के नीचे की सजा में जितने सेक्शन हैं सब में गिरफ्तारी तुरंत नहीं है, वो कोर्ट के कहने पर ही गिरफ्तारी होती है। अब पुलिस वाले आजकल तो देखो क्या करते हैं,
आया कुछ कोई एक कंप्लेंट हुआ तुरंत उठा ले जाते हैं थाने में, जैसे वो अपने मतलब घर समझ रखे हैं, जब मन किया था उठा के लेके रख दे। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा वायलेशन हो रहा था पुलिस स्टेशन में हो रहा है, ह्यूमन राइट का सबसे ज्यादा वायलेशन हो रहा है वो पुलिस स्टेशन में हो रहा है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जय भीम किसी मूवी आई थी लास्ट ईयर में, साउथ बेस्ड मूवी थी, उसमें एक एडवोकेट साहब थे, बाद में वो जज भी बने, और एक महिला का हस्बैंड था जो शेड्यूल ट्राइब से आता था। तो रियलिटी पे बेस्ड है ये मूवी, देखना चाहिए। जो भी बायोपिक मूवी होती है उसको आपको देखना चाहिए जी। जय भीम मूवी नाम था उसका। उसमें अगर आपने देखा तो लॉकअप के अंदर उसका डेथ हो जाता है, पुलिस वाले मार मार के उसके मतलब मार के फेंक भी देते हैं, आउट ऑफ स्टेट फेंकते हैं ताकि पता भी ना चले। समझ रहे हैं? तो उसमें कैसे एक अधिवक्ता के रूप में उस व्यक्ति ने कैसे उनको बचाया, प्रोटेक्शन दिलाया, सुरक्षा किया, और बाद में वो जाके जज भी बने थे। उन्होंने अपनी किताब में इस कहानी का जिक्र किया था जिसपे मूवी बनी। बड़ी अच्छी बात है कि, और सबसे बुरी बात यह है कि पुलिस स्टेशन के हालात आज भी खराब है। मतलब इस मामलों के लेकर ह्यूमन राइट को लेकर लोगों के अधिकार का वायलेशन वो हमेशा करते हैं। जब मन किया किसी को कॉलर पकड़ के उठा ले गए, गाड़ी में बैठ के उठा ले गए, 112 वाले वही उठा लेके चले जाते हैं, उनका कोई जुरिडिक्शन ही नहीं है, वही उठा के लेके चल देते हैं, पैसा मांग लेते हैं। 112 वाले तो सड़क पे खड़े होकर पैसा मांग लेते हैं रुकवा के गाड़ी चालान के नाम पे, जबकि चालान करने के लिए डबल स्टार का जब तक व्हाइट ड्रेस में कोई सिपाही ना खड़ा हो या ऑथराइज सिपाही ना खड़ा हो तब तक आपका गाड़ी का चालान हो ही नहीं सकता। अगर कोई सिपाही गाड़ी की चाबी खींचने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, नहीं कर सकता वो ऐसा, क्योंकि आपके भी राइट्स है इसके। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमें अपने धर्म की मानने की स्वतंत्रता है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता है, कुछ भी करने की स्वतंत्रता। हम अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। हम जिस धर्म के फॉलो करना चाहे वो कर सकते हैं, तब भी कोई नहीं रोक सकता है। हम बहुत आजाद है। और एक बात आती है आर्टिकल 22 जो बताता है जब किसी व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो और उसकी बात कहीं न सुनी जा रही हो तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट आपके लिए खड़ा है। वो कहता है आर्टिकल 32 के लिए, आर्टिकल 32 के जरिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट जाइए, ना सेशन कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना तहसील, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। उस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो उसका आंसर है आर्टिकल 32। ठीक है भैया। तो आप कभी भी लीगल रेमेडीज हो, कुछ भी हो, एक चीज मैं अपने बारे में बता दूं कि अगर आपको कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आए और आपके साथ बच्चे बोल नहीं पाते, छोटे बच्चे स्पेशली घबराते हैं कि हमें क्या करना है, मैं अपनी शिकायत कहाँ करूं, तो मेरा नंबर ले सकते हैं, मैं सर को प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरा नंबर ले लीजिएगा। कभी भी कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आपके नियरेस्ट हमारे सहयोगी मिस्टर संजय पटेल जी हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनके जरिए हमारे पास कांटेक्ट आ जाएगा। कहीं से भी कोई इशू होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आता है या फिर आपको कोई गिरफ्तार करता है, आसपास के लोग कोई पुलिस फर्जी तरीके से गिरफ्तार करती है या किसी मामले पर धोखाधड़ी हो रही है, उसकी शिकायत आप करती हैं और कुछ भी नहीं होता है, तब मैं हूं। मैं मतलब एक अधिवक्ता, कोई भी अधिवक्ता हो सकता है वो, क्योंकि वो कानून जानता है उसके बाद क्या करना है और पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आपको डरा धमका रही है, आपको डरना नहीं, एक अच्छे बच्चे की तरह आपको लड़ना है। पाकिस्तान की एक महिला थी मलाला यूसुफजई, आपकी जैसे उम्र की थी बच्ची, वो 16-17 साल की थी। वो पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष किया, तालिबानियों ने उसके खोपड़ी में गोली मारा था कि ये लड़की पढ़ने क्यों जाती है। मलाला यूसुफजई, आप कभी सर्च करिए, बहुत बड़ी आइडल है वो, काफी बच्चों के लिए। वो कहती है वन पेन एंड वन गर्ल कैन चेंज द होल वर्ल्ड। एक लड़की और एक कलम पूरी दुनिया को बदल सकती है। बहुत अच्छा कोटेशन था उनका, और वो अपना मलाला फाउंडेशन भी चलाती है जो पाकिस्तान में स्पेशली बच्चों के लिए वो पढ़वाती है। अब वो थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गई है, अब आप उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो उनके अच्छे कार्य हैं उसकी जिक्र मैं करूंगा। तो इसके लिए वुमेन्स एजुकेशन के लिए उसने बहुत लड़ा। हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं थी जो महिला शिक्षा के लिए बहुत सबके सामने संघर्ष किया। बात आती है वुमेन्स एम्पावरमेंट की। वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ना है, घूमना नहीं है। घूमना एम्पावरमेंट नहीं है।
पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ के अच्छे रैंक्स पर जाना इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने रिजल्ट देखा आपके स्कूल का, 98% पासिंग है, 99% कला वर्ग में है, 98% आपका साइंस वर्ग में है। काफ़ी अप्रिशिएटिंग है, बहुत अच्छे। आप करते रहिए ऐसे और इसको 100% तक लाने का प्रयास करिए। अगर टीचर्स आपको 100% दे रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि मैं भी 100% दूं उनको रिजल्ट के रूप में। हमें किसी प्रकार का घर से चीट नहीं करना, मैं घर जा रहा हूँ बंद करके कहीं और निकल जाए, घूमने टहलने, बगिया में कैथा खाने, आम खाने। आज आम का सीजन भी आ गया है, नमक मिर्चा लेके टहलते होंगे, है ना? हम तो टहलते थे। तो ये चीजें हैं बेटा, आप इस चीज को फॉलो करिए। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए संपर्क करिए, अपने टीचर से शिकायत करिए। टीचर्स हमारे जरिए या किसी अन्य माध्यम से या फिर पुलिस के माध्यम से आपकी शिकायत को निवारण करवाने का कार्य करेंगे। और एक बात याद रखना, आप वो गीली मिट्टी है जिसका शेप आपके टीचर्स बना रहे हैं। बच्चे इस अवस्था में बच्चे एक गीली मिट्टी की तरह हैं। जिस आकार में आप चाहेंगे उस आकार में आपको ढाला जा सकता है। और वो आर्किटेक्चर कौन है? आपके टीचर्स, आपके माता पिता। कुम्हार को देखिए, जब वो बर्तन बनाता है मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी तो रखी रहती है, लेकिन जब उसको चिकनाई देना होता है, पानी हाथ में हल्का सा लगाता है और ऐसे लगा देता है, वो राउंड में घूमता रहता है और एक सुंदर सा शेप बन जाता है। इसका मतलब ये है हमारे समाज में टीचर्स एक बहुत बड़ा कॉलम है जो आपके कैरियर को बिल्ड करने का फाउंडेशन बनाते हैं। तो गिव रिस्पेक्ट दैट टीचर्स, उन अध्यापकों को आप सम्मान दीजिए, उन गुरुजनों को आप सम्मान दीजिए जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया है, जो आपको बड़ा करने में, पढ़ाने में आपका सहयोग कर रहे हैं। उनको आप अप्रिशिएट करिए, उनको थैंक यू बोलिए। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा कोई काम करता है जिससे आपकी लाइफ में ग्रो होता है, आप हमेशा उसको धन्यवाद दीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं।